जिस प्रकार संविधान किसी राष्ट्र की आत्मा होती है, उसी प्रकार बालक भी समाज का प्राण तत्व होता है। परंतु सामान्य नागरिक की तुलना में बालकों की स्थिति थोड़ी दुर्बल होती है। अतः संविधान द्वारा बालकों के संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को जानना हम सबके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि यह बालकों के हितों में मौलिक तत्व है। संविधान में वे कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण न्याय निर्णय हैं जिनसे बालकों की मदद की जा सकती है, जिनको जान करके बालकों का विकास किया जा सकता है। इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोना पुरोहित। An excellent record of 20 years experience in legal teaching. Currently, she is Dean, HOD and Executive Council member in Barkatullah University, Bhopal. Presented many papers on various national and international workshops and seminars. PCPNDT, women issues, intellectual property right, human rights and legal research are the main subject where she has been delivering lectures and serving the society on these topics. She has been the panelist in many government and non-government institutions, members in SSB and the State Administrative Services also. Around 17 students, to be precise, 17 students have done their PhD, their research under the dynamic leadership and guidance of the madam. Seva Samman, Shiksha Ratna Award and Best Teacher Award are some of the recognitions which she has got from the government and non-government institutions. So I request madam to put her words on child in the context of Indian Constitution. भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बालक, इस विषय पे मैं मैडम को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात रखें। ओवर टू यू मोना मैडम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी। Thank you so much for giving my precise and wonderful introduction. And moreover, I am thankful to the organizer for giving me such a wonderful opportunity to share my views with this August gathering. I am really grateful to Raghavendra Sharma sir, Roop Singh for inviting me and giving me this opportunity. As sir has already introduced, that I am going to speak on the topic that is context of rights, right, relating to Constitution. Why this topic has been chosen, what is the importance of this topic, I am going to reflect that in my presentation. So I am presenting my PPTs for the presentation. If it will be visible, let me know so that I will continue. Sure, ma'am. Sure. मैडम लैंग्वेज मिक्स रखिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश मिलते हुए। जी या दिख रहा, वी कैन सी इट। ओके, एक जस्ट अ मिनट। राइट, सो दिस इज माय टॉपिक। ये मेरा टॉपिक जो आपके ऑर्गेनाइजर्स ने दिया है, एंड दैट इज चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा आपने अभी खुद इंट्रोडक्शन में बताया कि जितना इम्पोर्टेंट चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि लॉ ऑफ द लैंड होता है, पूरे भारत का संविधान जो हमारी आत्मा है, और उसकी भी एक बहुत बड़ा एरिया जो हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज चिल्ड्रन। क्योंकि चाइल्ड हमारे भविष्य है, चाइल्ड ही हमारा भविष्य है, और शायद किसी राष्ट्र का भविष्य उसके चाइल्ड से बेहतर और कोई नहीं बना सकता। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ, क्यों हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं आ रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का या चिल्ड्रन से रिलेटेड कितने लॉ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और किस पैराफेरी को, किस पूरे एरिया को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉज को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है आपका इंटरनेशनल और दूसरा पार्ट होता है नेशनल। क्योंकि जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं वो जनरेशन ग्लोबल जनरेशन है, और इस ग्लोबल जनरेशन में किसी एक टेरिटरी तक किसी भी लॉ को लिमिट कर पाना संभव नहीं है, और इसका रिफ्लेक्शन आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने लॉ है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो
तो इंटरनेशनल लॉ हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल रहे हैं। इसको नॉर्मली लॉ के लोग जानते हैं कि इसको हम सॉफ्ट लॉ बोलते हैं। क्या कारण है कि इंटरनेशनल लॉ को सॉफ्ट लॉ बोला जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जब बन के तैयार होते हैं तो उन इंटरनेशनल लॉ को बाइंडिंग इफेक्ट तब तक नहीं मिलता जब तक उस राष्ट्र का लॉ उसको एक्सेप्टेंस नहीं देता, वहां की अथॉरिटीज उसको एक्सेप्टेंस नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कितने भी लॉ बन जाएं, उनमें से केवल वो लॉ जो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा रिकग्नाइज किए जाएंगे, हम सिग्नेटरी हो सकते हैं। ये शायद आप सबको मालूम होगा कि एक चीज होती है सिग्नेटरी होना और दूसरी चीज होती है उसका रेटिफिकेशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम सिग्नेटरी कभी बन चुके हो बहुत पहले, लेकिन सिग्नेटरी बनने के बाद भी क्या होता है, उसको आपकी कंट्री के हिसाब से चेंज करने का, रेटिफिकेशन का जो पावर होता है, उसके बाद वो लॉ कैसा होता है, पॉजिटिव लॉ। तो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ हैं जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं। तो इसकी मैं बहुत बेसिक हिस्ट्री पे अभी यहाँ पे नहीं जाके डायरेक्ट ये बताऊंगी कि उसके कहाँ कहाँ पे इम्प्लीकेशन कितना है। थोड़ा सा जो सेकेंड नेशनल लॉ है, पार्ट होता है लॉ का, वो आता है नेशनल लॉ। तो आप ये नहीं बोल सकते कि चिल्ड्रन से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं है। सेकेंड लॉज होते हैं नेशनल लॉ, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। इसका मतलब यदि हमारे राज्य या हमारे यहाँ राज्य मीन्स मेरा मतलब है स्टेट, मतलब नेशन मीन्स इंडिया। तो अगर हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने किसी लॉ को एक्सेप्ट करा है, रिकग्नाइज है कि कई तरीके से लॉ बनता है, वो यहाँ मेरे लिए नहीं है, पर अगर वो लॉ बन के तैयार हो गया है तो वो लॉ पॉजिटिव कहलाता है। इसका मतलब यदि आप उस लॉ का वायलेशन करेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई पेनल्टी या इम्पोजिशन या कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट, अगर सिविल नहीं है तो क्रिमिनल नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, बट समथिंग हैज टू बी देयर। उसको कुछ ना कुछ आपको उसके रिपरकशन, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसलिए उस लॉ को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लॉ। तो अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड पॉजिटिव लॉ आप देखें तो हम उसको ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा अपेक्स लॉ ऑफ द लैंड, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपने वर्ड जरूर वहां कॉन्स्टिट्यूशन किया है, पर मैं यहाँ एक बेसिक डिफरेंस आपको बताऊंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेयर एक्ट पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ, जो पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट किए, उसको पढ़ लेना द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। पर शायद आप और हम जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो द कॉन्स्टिट्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब वो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाता है। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव्ड लेजिस्लेशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव्ड जजमेंट्स, और या उससे रिलेटेड दूसरे लॉ जो बने हुए हैं, जिसका तो अब उसको मैं लेजिस्लेशन को भी, एक स्टेट लेजिस्लेशन है और एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लेजिस्लेशन है, तो ये सब मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाते हैं। तो जब आप बात कर रहे हैं द कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आई विल इंक्लूड ऑल द थिंग्स दैट विल इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, उसके साथ पार्लियामेंट के वो प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ या उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, आपके स्टेट के लेजिस्लेशन या जजमेंट जिनको हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, दे ऑल में पूरे बना के हमारा लॉ बनता है। ये जो लॉज होते हैं लेजिस्लेशन, ये 2 प्रकार के होंगे, कुछ जनरल और कुछ स्पेसिफिक। क्यों हम चिल्ड्रन के लिए इन दोनों को मान रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। जब जनरल की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं वो पूरे ह्यूमन राइट्स, वो पूरे लीगल राइट्स, वो पूरे फंडामेंटल राइट्स जो एक एडल्ट को मिलते हैं, वो पूरे चिल्ड्रंस को मिले होते हैं। ऐसे कोई भी राइट नहीं है मैक्सिमम राइट्स में जो कि चिल्ड्रन को है और एडल्ट को नहीं है, या मतलब एडल्ट को नहीं है और चिल्ड्रंस को है। तो हर राइट, तो वो लॉ जब गवर्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल लॉ। इसमें इट मींस आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, फैमिली लॉ, और यू आर टॉकिंग अबाउट एविडेंस, एवरीथिंग। तो वो जनरल लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंड पार्ट कहलाता है स्पेशल लेजिस्लेशन। जबकि हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कोई भी प्रेरोगेटिव या प्रिविलेज या स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं बनेंगे, बट क्यों बन सकते हैं और क्यों चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लेजिस्लेशन बने हैं, वो हमको देखना होगा। और नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि स्पेशल लेजिस्लेशन में भी सिविल लेजिस्लेशन जो चिल्ड्रंस के लिए है या क्रिमिनल लेजिस्लेशन जो चिल्ड्रन के लिए। तो दैट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड एरिया विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस प्रेजेंटेशन।
सबसे पहले जब हमारी बात ही चल रही है कि चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो पहली बात हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, हु इज चाइल्ड। और जब इंडियन रेफरेंस में आएंगे तो बहुत डिफरेंट। तो चाइल्ड की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है, ये देखिए। चाइल्ड की यूनिवर्सल डेफिनेशन, यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन था, मैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आगे जाके थोड़ा एक ग्लांस दूंगी, क्योंकि इसके पहले आप सबको मालूम है लीग ऑफ नेशन 1924 में हुआ था, 1924 में लीग ऑफ नेशन था, उसके बाद 1959 में भी चाइल्ड राइट्स के ऊपर हुआ, बहुत सारे कन्वेंशन, वो हम चूंकि वो बैक होते चले गए, हम उसकी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं देखेंगे, केवल यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड कन्वेंशन देखेंगे। तो ये जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, ये 18 साल का कोई भी बालक, 0 से लेके 18 ईयर्स तक की जो एज है, उसको चाइल्ड माना जाता है। यहाँ कुछ आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज यूनिक इन दैट, राइट? बट यूनिक जब आप उसको इंडियन एस्पेक्ट में देखेंगे, देन यू विल रियलाइज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड that all children under the age of 18 years are not considered as child. ठीक है, कुछ कंफ्यूजन और कुछ चेंजेस हैं। पर तो जब हम इंटरनेशनल देखेंगे तो आप उस वर्ड को यूज करेंगे ह्यूमन राइट्स, और जब आप पॉजिटिव लॉ में उसको यूज करेंगे तो आप वर्ड यूज करेंगे फंडामेंटल राइट या लीगल राइट। बस यही एक बेसिक चलेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि इंडियन रेफरेंस में एज में कुछ कंफ्यूजन है। कैसे? अगर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आप देखने जाएंगे, चाइल्ड लेबर की एक डेफिनेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में भी देखेंगे, बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे, तो वहां आप देखेंगे चाइल्ड को 14 ईयर्स माना गया है। मतलब 14 ईयर्स के ऊपर वाले बच्चों को एलिजिबल माना जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट आप पढ़ेंगे, अप्रेंटिस एक्ट या लेबर लॉज, जिसके अंतर्गत 14 साल से ऊपर वाले जो होंगे वो काम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो वहां कुछ डेफिनेशन में आपको रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे। जबकि वेस्ट का ही अगर आप अभी देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन का चाइल्ड लेबर वाला पार्ट जो 24 के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रोहिबिशन, वहां पे 14 लिखा है माइंस के लिए भी, बट माइंस एक्ट बात करता है 18 साल की, कि माइंस एक्ट में चूंकि हैजार्डस एक्टिविटीज है इसलिए 18 साल हो जाएगा। जबकि पार्ट यहाँ पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे देखेंगे तो इन जनरल 14 मिलेगा। कंपल्सरी एजुकेशन के लिए 6 to 14 है, पर यहाँ 18 इंक्लूड नहीं है। यद्यपि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत इट इज प्रपोज टू बी ऑफ 18, राइट, 0 से, बट अभी तक तो एटलीस्ट आप देख रहे हैं 6 to 14 है। अब मैरिज की एक्ट देखिए। जब मैरिज है तो एक लड़का जो है चाइल्ड कब तक रह रहा है? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन कर रहा है या प्रोहिबिट कर रहे हैं कि बच्चा जो लड़का है, बॉय, गर्ल्स के लिए तो नो इश्यू, बॉयज को 21 साल तक की एज मान ली गई। और जब उसके ऊपर इसी एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी इम्पोज की जाएगी तो उसको 18 मान लिया जाएगा कि अगर एक 18 से 21 साल का जो लड़का है उसने किसी लड़की से मैरिज की है तो उसको पनिशमेंट इम्पोज किया जाएगा। पर वो दूसरा व्यक्ति अगर कोई मैरिज करा रहा है तो उसके ऊपर 18 से 21 बच्चे की शादी कराना मना है। ये भी एक थोड़ा सा कहीं द्वंद्व की स्थिति कहीं पैदा होती है। वैसे ही जेजे एक्ट आपको मालूम है, अभी तक तो बाकी सब 18 था, लेकिन जो 16 इयर्स का हीनियस क्राइम के लिए एज, तो इस टाइप के कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना होगा। बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ इन स्पेशली इन द चाइल्ड, जब आप लोग बात कर रहे हैं चाइल्ड राइट्स की, तो आप एकदम नहीं बोल सकते कि 18 इयर्स की एज इज डिफाइंड फॉर चिल्ड्रन या चाइल्ड। So as I have discussed that we will start with the little bit introduction about the international, बहुत ज्यादा हम उस पर नहीं देंगे। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आपको लीग ऑफ नेशन 1924 में बन के आया, उसके अंतर्गत बता दिया गया था कि चाइल्ड्स के राइट कौन कौन से होंगे, उनको कैसा सर्वाइवरशिप का राइट होगा, बहुत सारे थे वो। फिर 59 में, उन सबके बाद आते आते फाइनली जिसके साथ आज हम एग्जिस्टेंस में है वो है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये जो है वो बहुत बड़ा 54 उसका आर्टिकल्स उसमें दिए गए हैं। और जो आर्टिकल जो अभी अपन ने डेफिनेशन देखी कि चाइल्ड कौन है, डिफाइन करने के बाद उसका ब्रॉडर पार्ट ये है कि बहुत सारे कौन कौन से राइट्स हैं, ये पूरा दिया गया है आर्टिकल 1 के अंतर्गत, और वहां से 43 तक, और उसके बाद उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करेंगे। इसको इसलिए देखना जरूरी मैं बता रही हूं आपकी कि उन्होंने, मतलब
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन नहीं, यूडीए जो है, यूडीएचआर के साथ तो जो था वो था ही, जनरल था, पर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है उसने 4 इंपॉर्टेंट चीजों को बोला है। एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की बात कर रहा है। जब आप अभी देखेंगे कौन सी चीज, अडॉप्शन, तब देखेंगे आप कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कि वो किसके पास जाना चाहता है उसको कैसे देखा जाएगा। या जब अभी आपने रिसेंट में कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि जब नेशनल ह्यूमन राइट्स, जो चिल्ड्रंस कमीशन, चाइल्ड कमीशन है नेशनल, उसने जब जाके इंस्पेक्शन वगैरह किया था कुछ एनजीओज का, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के, जहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनकी फंडिंग वगैरह देखना था कि जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से उपयोग हो रहा नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद 2015 वाला भी जो केस चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जाके जो कमीशन है, चाइल्ड कमीशन, वो इंस्पेक्ट करे। और वहां पे आपने देखा होगा कि पूरे जितने एनजीओ फ्रंट में है उन सब ने बोला कि आप अगर बच्चों को अपने बेसिक जगह पे वापस भेजने का रिकमेंडेशन दे रहा है जैसे कमीशन, तो दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। आपको देखना पड़ेगा जिस जगह से उस चाइल्ड को लाए, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे ब्रॉडली दिखाई देंगी। सर्वाइवल और डेवलपमेंट एंड व्यू ऑफ द चाइल्ड्स पे ध्यान दिया गया, मतलब उसको एक्सप्रेशन का कितना व्यू होगा। ये सब हम बेसिक, मैं बोल रही हूँ कि बहुत पढ़ना है, ये सब आपके कुछ बेसिक राइट्स हैं, इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दें कि चिल्ड्रन एक राइट होल्डर होता है। इसको आपको ध्यान इसलिए रखना है, जब कोई लॉ का स्टूडेंट या व्यक्ति बात करता है तो वो जानता है किसी एक व्यक्ति का राइट किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ड्यूटी रखता है। चिल्ड्रंस के राइट जो होते हैं वो यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोगों के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर ड्यूटी बाउंड है, आपका नेशन मतलब स्टेट ड्यूटी बाउंड है, पेरेंट्स ड्यूटी बाउंड है और सिटीजन्स ड्यूटी बाउंड है। बाकी मतलब इसके हिसाब से आप समझे कि हर दूसरा व्यक्ति चिल्ड्रंस के राइट के लिए ड्यूटी बाउंड के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा। स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर स्पेशल ऑब्लिगेशन दिखाई गई है कि कैसे होगा। ये सब मुझे लगता है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हम इसको आगे चलते हैं। जैसा जैसा इंटरनेशनल तरीके से एक्सेप्टेंस हुई, हमारी कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ही थीमेटिक, ये क्लस्टरिंग हम मानते हैं, मतलब थीम के हिसाब से आई हैव कंसिडर्ड, या हमने उसको क्लस्टर किया हुआ है कि सीआरसी की जो गाइडलाइन है उसमें इन्होंने क्या, पहला राइट ऑफ द चाइल्ड एज सर्वाइवल। आप देखते हैं जो गर्ल्स चाइल्ड है, फीमेल फीटिसाइड इज द बिगेस्ट चैलेंज, और या जो राइट इसके चिल्ड्रंस के अनबॉर्न चाइल्ड जो होते हैं उनके, तो सबसे पहला तो आता है कि उसके पास राइट टू लाइफ हो। ये अपन उससे ही पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट होगा। हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट बन गया, इसी से लिया गया। राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, कोई राज्य किसी बच्चे को अपना नाम या नेशनैलिटी से मना नहीं करेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने हैं। सेकेंड पार्ट जो थीमेटिक कंसिडरेशन में आता है, दैट इज राइट टू डेवलपमेंट। और राइट टू डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट्स है उसमें है राइट टू एजुकेशन। आपको दिखाई देगा, जैसे ही देखेंगे कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। उसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, राइट मतलब आपको ये नहीं बोला गया है कि आप उसको एक डिग्री दे देंगे, एक उसको कोई मार्कशीट दे रहे हैं तो दैट इज सफाइस। नो, फॉर्मल के साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज आल्सो द पार्ट, मतलब उसको आप स्किल्ड बनाएं, दैट इज जो है वो इंपॉर्टेंट राइट टू डेवलपमेंट का पार्ट में माना गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, आप उसके अंतर्गत भी देख रहे हैं कि कैसे फीडिंग या मिड डे मील वगैरह स्कीम्स के अंतर्गत इसी का पार्ट है। राइट टू लेजर की, कैसे उसको कुछ दे घूमने फिरने खेलने के मिलेंगे, उसको कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट। राइट टू प्रोटेक्शन, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे है पर नेशनल पे दिखेगा। प्रोटेक्शन के अंतर्गत क्या आता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। यहां तक तो उसको पहले जीने का अधिकार दे दिया आपने, फिर उसके बाद उसको थोड़ा विकास का अधिकार दे दिया, इसके बाद उसको प्रोटेक्शन, कि दूसरा व्यक्ति उसका एक्सप्लॉयटेशन ना दे रहे, उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो, उसके पावर्स का अब्यूज ना हो, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा केयर मानी जाए, और इसलिए आपका कमीशन जैसे एक्स्ट्रा केयर्स बने या जो यूनिट्स बनती हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन। फिर पार्टिसिपेशन का राइट, कि इतना देने के बाद भी एक बच्चे को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का पावर दिया जाएगा, फ्रीडम होगा
टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट, रिलीजन कौन सा मानना चाहता है, ये सब राइट उसमें दिए गए हैं। इसके बाद जिस चीज की बात होती है, अब हम डायरेक्ट इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया ने 1992 का जो है वो समय 1989 का जिस कन्वेंशन की हम बात कर रहे थे, चाइल्ड कमीशन कन्वेंशन, उसको अडॉप्ट किया और 92 के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हमने लेना शुरू किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो इसके पावर को लेके आते हैं, करते हैं, उनको देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट आता है फंडामेंटल राइट्स का, जो पूरा चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट जो कि 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज स्टेट, तो याद रखिए स्टेट की डेफिनेशन पढ़े बिना एक व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि आप किसके अगेंस्ट अपने राइट क्लेम कर सकते हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी भी आती है, एक हॉस्पिटल भी आता है, एक कमीशन, मतलब बहुत सारी चीजें। तो कोई भी व्यक्ति जिसको चैप्टर 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स पूरे दिए गए हैं, वो सब फंडामेंटल राइट्स चिल्ड्रंस को मिलते हैं, पर कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं जो हम फर्दर, ये मैंने आर्टिकल्स लिख दिए हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट चिल्ड्रन से डील करता है, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिए गए हैं। ऑल्दो दोस निर्देश, वो जो दिए गए निर्देश है, नीति निर्देश, वो बाइंडिंग नहीं होते। राज्य अगर उसका पालन नहीं करे तो कोई उसका इम्प्लीकेशन नहीं होता, कोई पनिशमेंट नहीं है, आप उसके लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकते। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बट स्टिल उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करते करते ही नए स्पेशल एक्ट बन जाते हैं और उन एक्ट का ही इम्प्लीकेशन हम आगे देखते हैं। एंड थर्ड पार्ट जब भी किसी संविधान में पढ़ा जाता है, दैट इज सिटीजन्स ड्यूटी। हमारे यहाँ पे खासकर जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंपोज की गई है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, उनके एजुकेशन के लिए भेजेंगे, वो सब चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर हम 3 पार्ट में देख रहे हैं। Preamble of course plays the most important part, बट चूंकि यहाँ पे हम पिन पॉइंट करके उनके सब जस्टिस नहीं बता सकते, इकोनॉमिक सेशन, तो 3 पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड द सिटीजन ड्यूटी, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस। देख रहे हैं आप कि फंडामेंटल राइट में क्यों 15 के ऊपर मेरा स्ट्रेस होगा, अभी बताऊंगी। डीपीएसपी, यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स अपन और देखेंगे, पर 15(3) क्यों मैं बता रही हूँ ये बता रहे हैं। देखिए 15(3), अभी जब हम फंडामेंटल राइट्स 21 सब देखें, उसके पहले 15(3) क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इसका मतलब राज्य का दायित्व है सभी लोगों को सिक्योरिटी देना। जैसा आप देखते हैं, हो सकता है एक मदर है, उसके 2 चाइल्ड हैं, एक बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे का मर्डर किया है। मदर कभी भी नहीं चाहेगी कि बड़े बच्चे के अगेंस्ट केस फाइल हो और वो भी जेल चला जाए, पर राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करेगा। राज्य को सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है लोगों को, और इसलिए क्रिमिनल केसेस में ऑफेंस कौन रोकने का काम, राज्य का। तो शायद ऐसा ही कुछ प्रोस्पेक्ट देखते हुए हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट तो दे दिया 15(3) का। नहीं तो आप क्या नहीं करवा सकते थे, राज्य से नहीं बोल सकते थे कि चाइल्ड के लिए या चिल्ड्रन के लिए नए एक्ट लाए। तो क्या हुआ, 15(3) बनाया गया। क्यों बनाया गया, अभी इस शायद मैं आपको आगे बताऊंगी कि 15 जो है वो ये बोलता है, 14 बोलता है कि लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 15 भी बोलता है सेक्स, रिलीजन, कास्ट, इस आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पर 15(3) एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर राज्य को देता है कि आप क्या करेंगे, लॉ बना सकते हैं चिल्ड्रन और विमेन के लिए। और इसी को आधार बना के राज्य की अपनी ड्यूटी होती है कि वो इन ड्यूटी को जो आर्टिकल 39E, F या 45 और 47 के अंतर्गत क्या बनाए, लॉ बनाए। तो ये सब काम करने का राज्य का दायित्व क्यों आता है, इन चीजों को देख के कि ह्यूमन राइट्स को फुल प्रोटेक्शन के लिए दायित्व किसका है, राज्य का दायित्व कैसे होगा वो हम देखेंगे। जो मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट
प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद। इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना होता है। पहला तो हमारा संविधान बहुत सा, जैसा मैं बताया, आर्टिकल पूरा 14 से राइट टू इक्वालिटी से पढ़ के लास्ट तक जितना पढ़ते जाएं उसको राइट टू रेमेडी वगैरह सब मिल जाएगा। इतना सब बताने के लिए मेरे पास आपका टाइम नहीं है। आपको डिवीजन मालूम है कि पूरे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम है, मूवमेंट करने का, बोलने का, करने का, वो सब अलग। पर 15 राज्य पे क्या बार कराता है कि राज्य कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करता हो। अब जब लॉ ऐसा बनाना राज्य को मना है, और देखिए जब भी लिखा होता है नॉट मतलब निगेटिव है, मतलब मैंडेटरी हो जाता है कंडीशन। तो अब नथिंग, ये मैंने आपको, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। 15(3) का इंपॉर्टेंस समझिएगा। नथिंग पे मैंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब किसी एक्ट में कोई भी बात होते हुए भले ही ये मना है कि कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया जाएगा, लेकिन राज्य प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। क्या मतलब है प्रोटेक्टिव या प्रेरोगेटिव बना सकता है? इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव या प्रोटेक्टिव। क्यों बोला जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है ये कई बार। इसका मतलब होता है जब समाज में कोई वल्नरेबल ग्रुप, वल्नरेबल का मतलब आप समझते हैं ना, जिसका वल्नरेबल है बहुत ज्यादा, जो आई कैन मतलब जो कि बहुत सिक्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है कह सकते हैं, सिक्योर नहीं है समाज में, बहुत ज्यादा प्रोन है कि उसके साथ ऑफेंस होना बहुत आसान हो जाए, है ना, किसी चीज के लिए ओपन है वो, उसके अगेंस्ट क्राइम करना बहुत आसान है, ऐसे लोग वल्नरेबल हैं। तो विमेन एंड चिल्ड्रन के साथ पहले से ही, चूंकि चिल्ड्रन जो है उनकी एज के कारण वो कैसे हैं, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एक 2 महीने का बच्चा या एक छोटा 5 साल का बच्चा, इसके साथ जब क्राइम होता है तो वो वल्नरेबल होता है, वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इसलिए इन चीजों के लिए जो लॉ बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं। और इसी के पावर को यूज करके राज्य जो है क्या बना सकता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। और यहां हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल कौन कौन से लेजिस्लेशन बने हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर। आर्टिकल 23 बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये बात करता है ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करना। बेगार मतलब किसी से बेगारी नहीं करवाई जा सकती। बेगार आप जानते हैं बिना पैसे के काम नहीं करवाया जा सकता। फोर्स्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। और यदि उसके साथ क्या नहीं होगा? ट्रैफिकिंग। तो तीनों चीजें, जब आप मिसिंग चाइल्ड पढ़ेंगे ह्यूमन, मैंने इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में वहां डिस्कस किया क्योंकि एक्ट बनाए गए, ये प्रोविजन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, जब आपका कोई राइट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन होता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में जाना होगा, बिकॉज योर फंडामेंटल राइट्स इज वॉयलेशन। तो कारण क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सब है। आप तो बोल सकते हैं कि भाई इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग दैट पावर, आपको दे रहा है कि ट्रैफिकिंग नहीं होगी, बेगार नहीं होगा, फोर्स लेबर नहीं होगा, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग सेपरेट लेजिस्लेशन? क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सेपरेट एक्ट? क्यों बेगार के लिए सेपरेट? क्यों लेबर लॉज अलग? क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जाते हैं तब आप केवल आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट। तो कोर्ट्स की लिमिटेशन है, उनके पावर है, वहां पे आपको प्रूव करना मुश्किल है, एविडेंसेस सब नहीं मांगे जाते। उन चीजों को देखते हुए क्या किया जाता है? स्पेशल लेजिस्लेशन, ताकि आपके पास बहुत सारे वेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कमीशन सब ओपन हो जाए, जहां आप जाके अपने राइट्स प्रोटेक्ट करवा पाए। तो यही ऑब्जेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए हम इसको कॉन्टेक्स्ट जब बात कर रहे हैं, राइट, विच आई हैव टोल्ड यू कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। क्योंकि कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, देन ओनली दैट लॉ इज वैलिड। तो इसलिए आर्टिकल 23 जो है वो इस तरीके की ब्रॉड बात करता है। और इसके साथ साथ जबकि इसमें दिया गया है कि क्या है कि फोर्स जो पब्लिक जो है, क्या बोलना चाहिए, राज्य जो गवर्नमेंट है, वो कंपलसरी सर्विसेज के लिए कभी कभी बुला सकती है लोगों को। अभी आपने रिसेंट अमेंडमेंट सुना होगा कि अमेंडमेंट मतलब अपने एक्ट का तो पहले से प्रोविजन था, आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे क्या था, पहले जो चाइल्ड राइट्स थे उसके अंतर्गत किसी भी नेशन की गवर्नमेंट को पावर था कि फोर्सेस के लिए वो 15 साल में चिल्ड्रंस को बुला सकती थी।
ठीक है, जो फोर्स ज्वाइन करने का होता है ना, कि जब कभी ऐसी इमरजेंट सिचुएशन है तो एक बच्चे को कब एक नेशन अपने फोर्सेस में इन्वॉल्व करने के लिए बुला सकता था, तो दैट एज वाज एज पर, कहां बोल रही हूँ मैं, इंटरनेशनल लॉ, वहां पे 15 साल थी। अभी रिसेंट अमेंडमेंट के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, 18 साल। मतलब अब राज्य भी किसी बच्चे को कहाँ नहीं बुला सकता, नेशनल सर्विस के लिए 18 ईयर्स के पहले ना बुलाएं, दैट काइंड। अब जब तक वो इन्वॉल्व, जहां अपने यहाँ तो क्लियर ही था, बट बाकी जगह के लिए। अब इसके बाद देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के चाइल्ड राइट्स की बात अपन ने 23 देख लिया। अब आर्टिकल 24 भी इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको क्लब एक साथ, नहीं तो आप बोले मैडम 21 बाद में, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन की, तो मैं एक एक साथ एक चीज को जो डायरेक्टर प्रिंसिपल के साथ क्लब हो रहा है वो पढ़ा रही थी। तो आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बोलता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। देखिए मैंने उस समय बोला था कि यहाँ पे माइंस वर्ड यूज है, लेकिन जब आप माइंस एक्ट में जाएंगे तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो भी लिखा था, पर हुआ क्या, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने तमिलनाडु स्टेट में हैजार्डस एक्टिविटीज जो बताई थी उसके अंतर्गत माइंस आती हैं, और उस आधार पे माइंस में काम करने की एज क्या कर दी गई, एक्ट में अमेंड करके 18 ईयर्स। तो क्यों हुआ है, मतलब अभी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बट हमारा एक्सपेंड फॉर्म में क्या हो गया है कि हमारा जो लॉज है वो एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, यहाँ लिख के भी उसको अलग ढंग से किया है। फिर ये आर्टिकल आपको मैंने जैसे बताया था कि स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टेट के ऊपर एक डायरेक्शन है कि वो लॉ बनाए। काहे के लिए लॉ, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन, विमेन एंड टेंडर एज चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। बाकी सबका है पर चिल्ड्रन का स्पेशल है। एंड दैट सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर द, जो भी किसी तरीके की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एज नहीं है, उनको अनसूटेड जो उनकी एज और स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके लिए उनको इन्वॉल्व ना होना चाहिए, केवल ड्यू टू देयर इकोनॉमिक नेसेसिटीज। तो ये चीजें ही हैं जिसमें आप बहुत सारी स्कीम और पॉलिसीज आप जब देखते हैं तो आप बहुत इजीली समझ जाते हैं कि इतने सारे स्कॉलरशिप पॉलिसीज, फ्री एजुकेशन, फ्री, ये सब इसी का एक पार्ट है। F बात करते हैं 39 का ही सब क्लॉज, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर, अब यहां रखिएगा यूथ भी वर्ड आ रहा है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट मॉरल, ध्यान रखिए ओनली फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं की गई है, इवन द मॉरल मींस यू आर नॉट गोइंग टू एनफोर्स, जो कि आप आजकल देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में जो पेरेंट्स ले जा रहे हैं, इसके ऊपर आजकल एजिटेशन चल रहा है कि विलिंगली दे आर गोइंग, राइट, आप बोल रहे हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है उनको, लेकिन जब वो ऐसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो रात भर जागना, अपना सामान, मतलब जो परफॉर्मेंस देना है उसके लिए इतने घंटों की प्रैक्टिस, तो समटाइम्स मॉरल प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स इज देयर एंड मटेरियल अबेंडमेंट, इन तरीके की अबेंडनमेंट, जो ये चीजें जो है इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना है। कैसे लगाना है, ऑफ कोर्स इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि तो डायरेक्टर प्रिंसिपल का पार्ट है, इसके लिए समय समय पे लॉ बनाए जा रहे हैं। फिर उसके आगे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, आर्टिकल 45, जो कि आप लोग सब ने बहुत पढ़ा होगा शायद, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब यहाँ कई बार कंट्रोवर्शियल है, व्हाई द वर्ड कंपल्सरी इज, राइट, वेदर वी आर गोइंग टू कंपेल द चिल्ड्रन. So the statement or explanation is here that compulsory for the state कि आप कंपल्सन में हैं कि आप ऐसी फैसिलिटीज आएंगे, एंड कंपल्सन ऑन द पेरेंट्स दैट यू मस्ट सेंड योर चिल्ड्रन टू द education or for school. So these are the restrictions, these are the you can say इसका part है उसमें, जिसको आपको इसमें a state shall endeavor to provide within a period of 10 years, right, 10 साल का टाइम दिया गया था जब बना था, अब ये आपको देखना था, और उसी के कारण आपको क्या हो गया, चेंज हो गया था। अब ये 10 इयर्स आप कितना दे पाए, क्या कर पाए, उतना तो नहीं। हमने फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करने में कितने साल लगा दिए, या आप खुद अब देख सकते हैं। तो उस समय के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद हम कब आ पाए फाइनली इसके साथ, 21A
अमेंडमेंट के द्वारा, ये तो आपको क्लियर ही है कि 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज बिटवीन 16 to 14 ईयर्स को फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया। चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी रेमेडीज भी यहां बता के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होते हैं, क्या क्या रेमेडीज एक चाइल्ड को हैं। जब एक व्यक्ति के पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की जाए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिट्स और पीआईएल। कई लोग रिट्स का मतलब पीआईएल समझते हैं और पीआईएल का मतलब रिट होता है, तो ऐसा नहीं है। रिट पिटीशन तब दायर होती है जिस व्यक्ति के अधिकार का वॉयलेशन है, जब वही व्यक्ति कोर्ट में जाए तो वो कहलाती है रिट। और जब दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए जाता है या बहुत सारे लोगों के अधिकारों के लिए जाता है, तब वो क्या कहलाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो चिल्ड्रंस के राइट में नॉर्मली आपको ज्यादातर आपको क्या मिलता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही देखने में मिलता है, ऑल्दो दे आर नॉट बार, राइट, एक्सप्रेस करने के लिए दे कैन राइट, तो वहां पे उनके ऊपर बार नहीं, बट नॉर्मली दे कैन एक्सरसाइज दिस काइंड ऑफ राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो आर्टिकल 32 में जाता है, जितने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से, देखिए 12 और 13 तो लॉ एंड स्टेट की बात है, 12 के बाद 14 से लेके जितने आपको 35 तक पूरे फंडामेंटल राइट्स बताए गए, उन पूरे राइट्स चाइल्ड्स को मिले हुए हैं। उन सब के लिए, उनमें से जिसका भी वॉयलेशन हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या रिट पिटीशन के अंतर्गत 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन इससे बड़ा पावर हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास व्यक्ति केवल अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, बल्कि किसी लीगल राइट के वॉयलेशन के लिए भी डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए या तो आपकी किसी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होना चाहिए, या आप बताएं कि दैट इज अ ह्यूमन राइट्स, है ना, क्योंकि अब आपको मालूम है कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी का राइट, दैट इज अ ह्यूमन राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो वो आप लोग सब जानते होंगे, मैं केवल बता रही हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स का, पर हाई कोर्ट इसमें या तो अपील में जाएंगे या इन दो पिटिशंस में, पर हाई कोर्ट में आप किसी लीगल राइट्स के वॉयलेशन के लिए भी जा सकते हैं। फंडामेंटल के लिए तो जाएंगे ही, पर लीगल राइट्स के वॉयलेशन के लिए भी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट्स का जो रिट पिटिशन का पावर है, दैट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। इन दो के अलावा कहां कहां और व्यक्ति जा सकता है, यहाँ ब्रीफ ये एक्ट्स के अंतर्गत भी जा सकता है, इसलिए बता रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मामला लेबर वगैरह से रिलेटेड है तो लेबर कोर्ट में जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा है कि बाकी बहुत सारे कमीशन कोर्ट्स आएंगे अलग अलग, फिर वो वहां जाए तो ट्रांसफर भी हो सकता है केस। फैमिली से रिलेटेड इनहेरिटेंस का राइट है, उसके मेंटेनेंस का राइट है, सब है, तो फैमिली कोर्ट में जाता है। या चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं तो अलग तरीके से, कैसे आपको मालूम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देन फिर कोर्ट में जाता है। यदि वहां है तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ह्यूमन राइट्स, स्पेशल ह्यूमन राइट्स कोर्ट की बॉडी बना दी गई है, तो उन ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स में जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वाजी जुडिशियल, ये तो सब जुडिशियल अथॉरिटीज हो गई, कुछ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज बनी हुई हैं जो पावर्स तो सिविल कोर्ट्स के रखती हैं, राइट, क्योंकि उनका बाइंडिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है, दे कैन टेक स्यू मोटो एक्शन टू। तो उसमें आप सबको मालूम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल और स्टेट चाइल्ड कमीशन जो है, उनके पास बहुत सारे पावर है, एज ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। तो इसको हम चलते हैं आगे। और चिल्ड्रंस कोर्ट और जेजीबी, इसके अलावा कमिटीज जो है चाइल्ड केयर, वो सब हम वेलफेयर कमिटीज वगैरह अलग है, हम यहाँ चूंकि रेमेडीज देने की अलग ढंग से बात कर रहे हैं, वो बात है, इसलिए चिल्ड्रंस कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसका डिफरेंस आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं तो आगे मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया। अगर आपका टाइम परमिट करेगा देन आई विल डेफिनेटली लाइक टू, आप लोगों का टाइम अगर हो जाए तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मेरे पास बहुत है मटेरियल, मैं आपको मैडम प्लीज कंटिन्यू, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं, तो वी कैन एक्सटेंड, बिकॉज आप होगा तो मैं आपकी पीपीटी भेज दूंगी, बट मेरे पास है ना, तो आई एम another 15-20 minutes we can extend it. स्पेशल लॉज जो है उसको हम, जैसे मैंने आपको बताया था, दो पार्ट में, अभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेस देखा, इसके अलावा कुछ सिविल लॉज बने हैं और कुछ क्रिमिनल लॉज,
ठीक है, इसको आप इधर भी ला सकते हैं, इधर भी, जिसको हम कंप्रेहेंसिव लेजिस्लेशन बोलते हैं चाइल्ड मैरिज। तो कुछ मैंने बहुत देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट के एक्ट्स करूंगी तो आई कैन नॉट जस्ट आपको नेम भी बताऊंगी तो बहुत हो जाएगा, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज विच वी शुड नो, राइट। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, इस पे मैं आपका ध्यान रेगुलेशन के ऊपर जरूर ले जाना चाहूंगी कि चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से प्रोहिबिट नहीं किया गया है, चाइल्ड लेबर को रेगुलेट किया गया है। तो याद करिए, जब लॉ बनाया जाता है तो प्रिवेंशन कहीं जगह यूज होता है, कुछ जगह पे प्रोहिबिशन होता है, तो उनका इंटेंशन होता है, राइट। यहाँ पे वर्ड है रेगुलेशन, इसका मतलब कभी कभी कुछ कंडीशंस में चाइल्ड को परमिट किया जाएगा टू वर्क, अगर उनकी कुछ ऐसी स्टेटस है, इकोनॉमिक है, या उनके पेरेंट्स चाहते हैं, या वो खुद करना चाहते हैं कुछ ऐसी स्टेटस, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगे, उसके लिए रेगुलेशन बनाया गया रादर देन प्रोहिबिटिंग। तो कुछ जो हैजार्डस एक्टिविटीज कुछ है स्पेसिफाइड है जिनको प्रोहिबिट, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दैट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इन्फेंट, ये बहुत बड़ा एक्ट है, आपको सबको मालूम है, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल, जिसके अंतर्गत किस तरीके से आपने देखा है कि कंट्रोल किया जाता है कि जो मदर मिल्क है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट में आना चाहिए, कभी भी ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आना चाहिए जो बच्चों की फीडिंग से, बॉटल से रिलेटेड है, उसमें मदर्स को कम दिखाया जाए, उस पर कितने, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसको कैसे आएगा, नंबर ऑफ, मतलब अगर बताना चाहूंगी कि टू बिग, तो वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो आप यहाँ उनको देखिए कि मिड डे मील वगैरह स्कीम है, पर एक्ट भी है जहां उनके प्रॉपर फूड की बात है। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है, जो गार्जियंस के ऊपर कैसा होगा, कौन गार्जियन हो सकता है, कब बन सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केवल इसलिए कि आपने किसी को अडॉप्ट कर दे, यू कैन नॉट डू एज पर योर विल एंड विश, आपको क्या करना है, उस पर कुछ रूल्स बनाने हैं। तो वैसे ही फैमिली लॉ बहुत सारे, नॉट अ सिंगल लॉ, मेंटेनेंस, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रंस की बात है, इनहेरिटेंस, बहुत सारे राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो सब इसके अंतर्गत मिलते हैं। तो राइट ऑफ चिल्ड्रंस बहुत सारे हैं अगर सिविल लॉ के अंतर्गत आप देखने जाएं। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत ये तो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन, पर इसके साथ साथ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, कैसे है, कैसा रिस्ट्रिक्शन करता है, अभी हम देखेंगे कि इसको ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे रोकेगा। पीसीएन, पीएनडीटी एक्ट, देखिए इस पे भी मैं आपका ध्यान, मैंने बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखा आगे जाके, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ। पहले इस एक्ट का नाम था पीएनडीटी एक्ट, राइट। पीएनडीटी एक्ट का मतलब होता था केवल प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, पर क्या हुआ कि प्री नेटल का मतलब हुआ कि जब कंसीव कर रहा है तब हम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट ही था कि जो फीमेल फीटिसाइड है उसको रोकना। पर हुआ क्या, जब पीएनडीटी एक्ट बन के तैयार हुआ तो लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि अब साइंस इतना डेवलप हो गया था कि लोग एक फ्लूइड से या स्किन से या हेयर से, इन सब से प्री कंसेप्शन वाला जो पीरियड होता था उसमें सेक्स डिटरमाइन कर पाते थे। तो हमारा जो लॉ है उसने क्या किया, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को रेस्ट्रिक्शन किया, और इसके साथ साथ जितने हेल्थ सेंटर, क्लिनिक, सब जगह, और इवन जो बेचने सेलर है इस तरीके की मशीनों के, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन। तो चिल्ड्रंस के ऊपर बहुत, मतलब हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो यू विल सी दिस एक्ट इज अ वेरी रिमार्केबल। जेजे एक्ट, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि आप उसके अंतर्गत ही डील कर रहे हैं। एंड द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये सब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताती चलूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में एट अ ग्लांस देखूंगी कि एक्ट का काम ही ये था कि जितने भी लोग हैं 14 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं वो अलाउ ना किए जाएं, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन बनाया गया कि एक बच्चा एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता, रात को 7 से 8 बजे सुबह तक काम नहीं करेगा, और जब 3 घंटे काम कर लेगा तो बीच में 1 घंटे का उसका वो होगा, ब्रेक होगा, और फैमिली कोशिश करे गवर्नमेंट कि उनको वहां जाना ना कर पाए, और अगर वहां जाए तो जो ऑक्यूपायर्स हैं वो सब तरीके से उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसको स्कूल वगैरह के जाने के टाइम को लीव कर रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा एक्ट है, यहाँ पे इतना ब्रीफ में बता सकती हूँ। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हैजार्डस, पहले क्या था कि हैजार्डस एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें एग्जम्प्टेड थी, अब
डोमेस्टिक एंड 2006 में डोमेस्टिक और हॉस्पिटैलिटी जो वाले वर्क है उनको भी हैजार्डस प्रोफेशन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि डोमेस्टिक में अगर खाना वगैरह है गैस के पास वगैरह है तो वो सब बहुत लंबा है जब आप देखेंगे। वैसे ही 2008 में एक और ऐसे प्रोसेस, ऐसी एक्टिविटी जहां पे एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड आती है, वहां पे भी हैजार्डस एक्टिविटीज मानते हुए वहां पे भी चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। इसके अंतर्गत आपको एशियाड लेबर केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, एमसी मेहता, ये आपको मालूम होगा कि ये जो अमेंडमेंट वगैरह हुआ था, जो एक्ट आया था, वो एमसी मेहता का जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु मैच फैक्ट्री का केस था, कि जहां बोला गया कि मैच फैक्ट्री जो माचिस बनाने की तिलियां हैं वो बच्चे बहुत टेंडर एज के अच्छे से बना सकते हैं, तो वहां अलाउ किया गया था कि कुछ हद तक बच्चों को ये मतलब फैसिलिटी दी जाएगी, और बाकी में रेगुलेशन बनाया गया था। एशियाड लेबर में भी आपने देखा था कि सबसे ज्यादा जो पैसे मिल रहे थे 4 रुपीज इतने पैसे, एशियाड लेबर सबको मालूम होगा 1982 में जब एशियाड गेम्स हुए थे, वहां पे जो वो एशियाड का जो ग्राउंड तैयार हो रहा था उसमें बहुत सारे लेबर थे। उन लेबर्स में करीब करीब 40 से 50% बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था। बच्चे चाइल्ड लेबर में वर्क कर रहे थे और उनको पैसा कितना दिया जाता था, 50 पैसा 1 रुपीज तक, और जो बड़े लोग थे उनको 4 रुपीज समथिंग था और लेडीज को कम। तो वो आपने बहुत बड़ा केस देखा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, जहां बच्चों को, तो इस तरीके के केसेस जो है वो कारण रहे हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के, कि जिन बच्चों को बंधुआ तरीके से रखा गया था उनको भी कैसे निकाला गया था। ये सब आपके नॉलेज में है, मैं तो केवल एक ब्रीफ आइडिया की एक चलता है। ये भी आपको मालूम है चिल्ड्रंस की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का पूरा आपको मालूम है कि किस किस तरीके से रिजर्वेशन होगा, इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेजेस जगह पे हैं वहां पे प्राइवेट स्कूल्स में कैसे बच्चों के लिए रिजर्व क्लास बनाई जाएगी, पेरेंट्स क्यों भेजेंगे, अगर 5 इयर्स में है टीचर तो एडिक्वेट प्रोफेशनल डिग्री के लिए कैसा वो लॉस जॉब कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको हालांकि इसके रिलेटेड है। फाइनेंशियल बर्डन जो है वो स्टेट और सेंटर के ऊपर शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो है कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन कैसा दिया जाएगा, उसके बाद तुरंत सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाए ताकि वो स्किल के साथ कहीं काम कर पाए, टीचर स्टूडेंट रेशियो, बहुत सारी चीजों के ऊपर, मिड डे मील वगैरह ऐसी स्कीम्स आप देखते हैं, फ्री बुक्स दिया जाना, ये सब उसका जो कारण है। स्कॉलरशिप कई तरीके की जो उसका पॉलिसी में आ जाती है, तो हम पॉलिसीज यहाँ पे बहुत नहीं देख रहे हैं। यदि आप चाइल्ड मैरिज, क्योंकि आप जहां पे हैं वहां पे सबसे ज्यादा आज की डेट में जो काम हो रहे हैं उस पे मेरा, क्योंकि बाकी फैसिलिटी वाली कार्यक्रम है, यहाँ तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो चाइल्ड मैरिज 2006 का जो आया था उसको अगर एट अ ग्लांस देखेंगे तो इसमें केवल 21 सेक्शंस का छोटा सा एक्ट है, पूरे भारत में है, पहले JNK नहीं था, अब इंक्लूडेड है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, अथॉरिटीज बताई गई हैं, रेमेडीज और पनिशमेंट है, जो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में आगे बता देती हूँ तो आपको क्लियर होगा। जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसके ऊपर शारदा एक्ट, सबसे पहले जो मिस्टर शारदा थे, एनजीओ भी रहे, फिर वहां के वो भी रहे चीफ मिनिस्टर वगैरह, और नया 2006 का एक्ट जो है उसने प्रीवियस 1929, देख लीजिए 1929 से हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को रोकने के काम आ रहे हैं, और वहां पे बॉयज और गर्ल दोनों की एज 18 साल थी, उसको कन्वर्ट करके वो जो शारदा एक्ट था उसको कन्वर्ट करके न्यू एक्ट आ गया 2006 में, और वो जो रेस्ट्रेंट था अब नाउ इट इज प्रोहिबिटेड, राइट, प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से आ गया है। ऑब्जेक्ट आपको मालूम है, बच्चों की शादी ना हो पाए, एंड इट डिक्लेयर इट टू बी अ क्राइम। ये आपको डेटा अभी मैंने बहुत सोच के इसलिए डाला आपके लिए कि जस्ट इमेजिन कि लोग बोलते हैं लॉकडाउन में क्या हो रहा है। अभी आप तो बहुत सारा आप लोग अवेयर रहते होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे अभी जैसा यूनिसेफ ने डाला है डेटा कि किस तरीके से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हर तरीके के ऑफेंसेस चाइल्ड के अगेंस्ट इस ड्यूरेशन में बढ़ के सामने आए, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला हम बाहर नहीं जा पा रहे, यू शुड गो एंड वर्क, कई जगह पे तुमको कुछ नहीं बोला जाएगा, लाइक दिस। चाइल्ड मैरिजेस का रेट आपको कैसा बढ़ा ये देख लीजिए, कुछ कमी आई वो भी, तो चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर जब कन्वर्ट तो कैसे कमी आई है या बढ़ा है ये आप देखिए। ये मैंने आपको 5 स्टेट 2019 के थे और 20 के ये 5 स्टेट दिए हुए हैं, बहुत हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं है, लकीली MP इज नॉट देयर इन एटलीस्ट 5 स्टेट। और ये पूरा डेटा है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है, एक लाइन की ये ग्रीन वाली दिख रही है और एक रेड लाइट दिखाई दे रही है, तो एक 19 का डेटा में आपको रिफ्लेक्शन है और एक 20 का डेटा आपको रिफ्लेक्शन में है। तो नेशनल हेल्पलाइन जो नंबर है उसमें इतने दिख रहा है आपको, 14,775 केसेस जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करके हेल्प करें हमारी
या कहीं पे चाइल्ड मैरिज इस तरीके की। और कब से कब तक? जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक। और रिमार्केबल देखिए आप, 59% बच्चे जो 16 से 18 साल की एज के थे, मैं अभी बॉयज 21 साल वाला तो इंक्लूड नहीं कर रही, 11 से 15 वाले 38% केसेस थे। 6 से 10 साल की एज में भी इंडिया में केसेस होती है, मैरिज होती है आज भी। और उससे भी बड़ी बात, 5 साल से कम बच्चों के भी केस आज इंडिया में मैरिज हो सकती है। ये सुनना शायद हम जैसे लोगों के, मुझे तो बहुत वो लगा था कि 5 साल से कम बच्चे की शादी किस हालत में क्यों की जा रही है, आई डोंट नो। So It's really a surprising and a very bad thing on our society. Right? तो ये जो है थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको, ये तो आपको पता चल गया होगा कि माइनर बिलो 18 ईयर्स माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपका ध्यान वहां दिला रही थी, एक्ट वही एक एक्ट है, वो बोल रहा है कि मैरिज के लिए बॉयज के 21 होने चाहिए और लड़कियों के 18। लेकिन जब लड़कों को पनिशमेंट दिया जा रहा है तो माइनर माना जा रहा है, 18 के बाद मेजर मान लिया जा रहा है। मतलब अगर एक लड़का 20 साल का है और किसी लड़की से शादी कर रहा है तो पनिशमेंट उसको हो जाएगा। तो और ये चाइल्ड मैरिज तो है ही एक्ट के। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ये मैंने एक आपको स्टडी डाली कि कितना अलार्मिंग हो सकता है अगर आप इग्नोरेंट माइंडसेट के साथ माइंडलेस डिसीजन ले लेता है कभी कभी बच्चा, कि एक 17 साल की लड़की है और एक 19 साल का लड़का, दोनों एक फ्रेंडशिप में आते हैं और जाके किसी टेम्पल से मैरिज कर लेते हैं। लोगों को लगता है टेम्पल की मैरिज वैलिड मैरिज, वहां कहाँ नहीं आती है वो सब तो आप लोग तो जानते हैं। पर अब क्या हुआ, लड़की के पेरेंट्स ने बोला हमारी लड़की माइनर है, एफआईआर लॉन्च कर दी गई। एफआईआर लॉन्च करी, एफआईआर लॉन्च आपको मालूम है किडनैपिंग के लिए होगी 363 के अंतर्गत, 366 में किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, है ना, सेड्यूसिंग द इलिसिट रिलेशनशिप। ये आपको प्रोविजंस तो मालूम है, बट मैं बस केवल बता रही। इतने पे अब रुकेगा नहीं। यहां आने के बाद बॉय को तो अरेस्ट किया गया, 19 साल का भी हो गया, और उसको भेज दिया गया जेल। जब जेल भेजा गया, गर्ल चाइल्ड तो फिर भी सेफ है कि उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दे दिया गया। जब उसका मेडिकल हुआ या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए पुलिस या मजिस्ट्रेट, जैसा भी केस जो हुआ वहां पे, उसके बाद मेडिकल में यदि आ गया कि गर्ल इज अ प्रेग्नेंट, तो लड़के के ऊपर एक और एक्ट कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो 3 सेक्शन 4 लगाते हुए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के साथ साथ, और आईपीसी के अंतर्गत रेप के लिए 375 लग गया। अब यू कैन इमेजिन कि वो बच्चा जो अपने आप को, क्योंकि वो वोटिंग के लिए मेजर दिखाई दे रहा है 18 साल में, तो वो अपने आप को कई जगह अनअवेयरनेसली या कई बार समझ नहीं पाते हैं कि एक्ट में 21 साल लिखा लेकिन मेजर 18, वॉट एवर द रीजन इज, बट दीज आर द एक्चुअल केसेस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू। बट रिमेंबर दिस, मुस्लिम लॉ इज एन एक्सेप्शन हियर, बिकॉज मुस्लिम लॉ यहाँ पे कस्टमरी लॉ होता है। ऐसे केसेस में अभी आपने सुना होगा आसाम में या तमिलनाडु वगैरह में जो एजिटेशन मुस्लिम कम्युनल बोर्ड के द्वारा किया गया था कि हमारे उसमें प्यूबर्टी 15 ईयर्स वो है एज ऑफ मैरिज इज 15 ईयर्स एंड दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हाउ कैन यू इम्पोज दिस? तो अगेन देयर कंट्रोवर्सी आप लोग को पता ही है कितनी चल रही है, कब तक नहीं होता है चेंज, कोर्ट क्या लाता है वो हमको देखना पड़ेगा। ये बहुत सारी डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी वगैरह, आपको जरूरत शायद नहीं है, पर यहाँ इसलिए केवल इतना ध्यान रखिएगा कि आगे जाके ऐसी मैरिजेस का बहुत बड़ा रिपरकशन होता है। कोर्ट क्या मानता है, प्रिजम्पशन यह है कि ऐसी मैरिज अगर करवा दी गई है तो वैलिड है। वैलिड होने के बाद लेकिन ऑप्शन दिया गया है कि दोनों में से जो माइनर था पहले, जिस दिन वो मेजर होगा उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर वो उसको वॉइडेबल करवा सकता है, जाके वॉइड, अभी तक वॉइडेबल है जब तक चाइल्ड है दोनों, उसके बाद वो क्या करेगा, जाके मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा। जस्ट इमेजिन द रिपरकशन, उस बीच में चाइल्ड हो गया है, उसकी क्या लाइफ होगी, बहुत सारे, हालांकि एक्ट अपने आप में बहुत है कि मेंटेनेंस फॉर दिस, पर ये यहाँ पे आपके लिए हु कैन फाइल पिटीशन, कोई भी फाइल कर सकता है पिटीशन, या तो वो बच्चा खुद जा सकता है जो माइनर था उस समय, यदि आज भी बच्चा माइनर है, फोर्सफुली उसकी शादी की थी, तो गार्जियन, नेक्स्ट फ्रेंड या पेरेंट्स जा सकते हैं। पर ये बस कंडीशन याद रखना है कि अगर खुद बच्चा करने जा रहा है तो उसको जिस दिन वो मेजर हो रहा है 2 साल के अंदर कर लेना है। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि 3-4 साल बाद जब आपकी मर्जी हो तब आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाएं। 2 साल का ऑप्शन आपके पास, जो भी बच्चा उसके पास रहता है। अब चूंकि हम चाइल्ड राइट्स की बात करें तो जो बॉर्न होता है उस शादी से बच्चा,
उसको भी मेंटेनेंस का राइट है, उसको भी अपने दोनों पेरेंट्स के पास जाने का राइट है, कस्टडी उसकी किसको दी जाएगी वो देखा जाएगा, और ऐसे बच्चों को लेजिटिमेट माना जाएगा। और यदि मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मिली है तब उसको पार्टीशन में वहां इनहेरिटेंस का राइट होगा, अदरवाइज उसका वो राइट हट जाएगा, लेजिटिमेसी रहेगा, लेजिटिमेट मानना जाएगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट में केस जाएगा रादर देन गोइंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस तरीके के बहुत टिपिकल छोटे छोटे केसेस हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ मैरिजेस को वॉइड माना गया, मतलब वो कभी भी वैलिड थी ही नहीं ना, उसको करवाना और नहीं करवाना, जैसे कि अगर फोर्सफुली किसी बच्चे की डिसिटफुल मीन से छोड़ के फोर्सफुली शादी करवाई है, या उसको सोल्ड किया, बेचा गया फिर शादी हुई है, या शादी बेचने के लिए की गई है, या इमोरल ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए की गई है, इन सब पर्पस में कभी भी चाइल्ड पूरी लाइफ में उसको क्या हो माना जाएगा, वॉइड ही थी। तो उसके लिए वॉइडेबल वाला जो कॉन्सेप्ट अपन ने पहले पढ़ा था वो यहाँ पे लागू नहीं माना जाता। इसका एक जो बेनिफिट है उस बच्चे को कि उसको मेंटेनेंस, नहीं तो क्या होता है उस बॉय को या उसकी फैमिली को, उस लड़की को मेंटेनेंस देना पड़ता है, वो यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। बाकी इस एक्ट के अंतर्गत 2 साल की मतलब 2 साल बोले सॉरी, जो अगर इस तरीके के केस है तो 2 साल की पनिशमेंट और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। पर याद रखिए, जब बच्चा जिसकी चाइल्ड मैरिज हुई है वो चाइल्ड मैरिज में था, अगर उस बच्चे के ऊपर मतलब खुद कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी था तो वहां और लिखा है, बस इतना ध्यान। और लेकिन जो लोग उस शादी में शरीक हुए थे, खुद ने करवाया था या उसके एबिटर थे, तो एंड लिखा हुआ है कि उनको पनिशमेंट भी होगा और पेनल्टी भी 1 लाख रुपीस तक होगी। यहाँ याद रखिए, इम्प्रिजनमेंट के लिए महिलाओं के अगेंस्ट कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, भले वो चाइल्ड मैरिज में लगी हो। तो इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज महिलाओं के लिए नहीं है, एक उनका बेनिफिट। अब दूसरा जो चीज आती है वो आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत सारी पार्ट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से है। हम जानते हैं कि किसी भी बच्चे या व्यक्ति को खरीदा जाना, बेचा जाना फॉर मनी या उसके लिए फोर्स काम के लिए, ये उसके अंतर्गत आता है। ये नॉर्मली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बॉन्डेड लेबर, सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ऑर्गन हार्वेस्टिंग का एक्ट भी लग जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी लग जाता है, और ये पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेन एंड विमेन दोनों की हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ चेन, और एक क्राइम के साथ हजारों क्राइम जुड़े, मतलब एक ही बच्चे की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, वो मिसिंग चाइल्ड में भी आ जाएगा, उसके साथ चाइल्ड लेबर भी हो जाएगा, फोर्स लेबर भी हो जाएगा, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट भी। तो एक ही एक्ट में आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, और ये हमने ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत 23 आर्टिकल में पढ़ लिया है। तो उसी के अंतर्गत है। जितना ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि चेन होती है इसकी, राइट, एक के बाद एक के बाद एक, ये बेचेगा, ये सेल करेगा, ये मॉनिटरिंग करेगा, वैसा ही रिस्पॉन्स की जरूरत है कि कम्युनिटी पुलिसिंग भी चाहिए, विक्टिम्स, पेरेंट्स, रिलेटिव, पुलिस, और जितने हमारे एनजीओज और जो रिहेबिलिटेशन ऑफिसर्स हैं, सबकी एक चेन वैसे ही हैंड होल्डिंग तरीके से चाहिए जो इसको रोक पाए। इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज है, यहाँ मैं आपको मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गन्स का जो एक्ट है वो सब इसमें लगता है, एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट है, इतने सारे एक्ट इसके अंतर्गत लागू होते हैं। और ऑफ कोर्स 23 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसी से ये सब एक्ट डिराइव हुए हैं, उसी से बन के आए हैं। मैं थोड़ा फास्ट मोड में चल रही हूँ। आईपीसी भी इसके अंतर्गत लगता है, जहां स्लेवरी वगैरह बनता है। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता के आगे बढ़ जा रही हूँ। कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं, या अभी हमने छोटा छोटा किया हुआ था, वो भी इसके अंतर्गत एसटी, एससी, चाइल्ड मैरिज, बॉन्डेड लेबर, सब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका पार्ट है। ये आपको पोर्शन याद होना चाहिए कि जितने चिल्ड्रन से रिलेटेड केसेस होते हैं उनमें एविडेंस कैमरा ट्रायल के रूप में लिया जाए, ये स्पेसिफिक है। कैमरा ट्रायल आप जानते हैं कि ओपन कोर्ट में ना लिया जाके उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट किया जाता है। जब आप बहुत सारे चिल्ड्रंस कोर्ट वगैरह देखेंगे तो देखेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी टॉयज रूम में, टॉयज वर्ल्ड में आ गए। तो वो एम्बियंस क्रिएट किए जाते हैं कि दे विल नॉट बी डिस्ट्रैक्ट, उनको ऐसा ना लगे कि कुछ बहुत। तो दिस इज द कंप्लीट रोल इफ वी वांट टू, क्योंकि एक ही उसमें मैंने बताया नंबर ऑफ क्राइम्स आर इन्वॉल्व, सो वी नीड कि फर्स्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर हमको रोक लगानी चाहिए, तो आधे से ज्यादा अपराध वहां पे खत्म हो जाएंगे। बेबी हार्वेस्टिंग का जो काम चल रहा है वो भी आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। इसमें दोनों चीजें लॉस में आ रही हैं। एक, वो बेबी हार्वेस्टिंग की जा रही, मतलब बॉन्ड ही उसको गलत काम के लिए किया जा रहा है, उसका लाइफ, मतलब हार्वेस्टिंग आप समझ रहे हैं ना, जहाँ बेबी फार्म्स बन रहे हैं आजकल,
आजकल सबसे ज्यादा काम इस पे मतलब चल रहा है कि कैसे तो ये जो चल रहा है, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है, जस्ट इमेजिन कि वो पैदा ही लीगल काम के लिए किया जा रहा है और उसके बाद उसकी लाइफ में कहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका सब कुछ गलत तरीके से ही यूज होगा। ये ज्यादातर आजकल मैटरनिटी होम्स, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज में दिख रहा है कि दिखते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर। मैडम थोड़ा समय की तरफ बढ़ रहे हाँ, हैं जी। नहीं कर रही हूँ, मैं यही सोच रही हूँ। मैं ये सब कोर्ट केसेस बहुत सारे हैं, आप लोग को मैं पीपीटी भेज दूंगी। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपका पढ़ा हुआ है, इस केस पे मैंने केवल एक शॉर्ट वो दे दिया था, इसकी मुझे नहीं लगता है कि आपको जरूरत है। ये कौन से की प्रोविजंस आ गए हैं ये भी आपको मालूम ही है, आप लोग उसी से डील कर रहे हैं कि पहले कैसा था और आज की डेट में जुवेनाइल वर्ड को क्यों हटाया गया इंटेंशनली, आपको ध्यान रखना है। कैसे ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में चेंज कर दिया गया है, हीनियस ऑफेंसेस कैसे होंगे, पिटी ऑफेंसेस के लिए कैसे केस चलेंगे, कब केस जेजीबी में जाएगा और कब चिल्ड्रंस कोर्ट में केस जाता है, ये आपको ऑफेंसेस पता है। ये सब आपको हीनियस ऑफेंसेस कितने कितने साल में है, कैसे मेडिकल एज कैसे डिटरमाइन होती है बच्चे की, वो है इसमें। जुवेनाइल जस्टिस के 2 सिस्टम चलते हैं, एक एडल्ट कोर्ट में केस जा सकता है और एक चिल्ड्रंस कोर्ट में जाता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है, ये चिल्ड्रंस कोर्ट कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये पूरी चिल्ड्रंस कोर्ट की हिस्ट्री आपके लिए कि कैसे कब और किस तरीके से आज की चिल्ड्रंस कोर्ट कैसे वर्क कर रहे हैं, आज कब कहाँ केस जाता है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत और कब सेशंस कोर्ट में केस जा सकता है, कब कमेटी के पास जाता है, कितने कोर्ट्स आज इंडिया में है, मध्य प्रदेश में आज की डेट में 51 बन गए हैं, इनके पावर्स पूरे कितने हैं, ऑब्जर्वेशन होम वगैरह कहाँ, सेफ्टी होम्स कहाँ बनते हैं, ये सब दिया गया है। मेरे ख्याल से मैं इसके बाद इसको खत्म ही कर देती हूँ क्योंकि ये लिखा बहुत सारा है, इतने सारे राइट्स कौन कौन से चिल्ड्रन के कहाँ होंगे, तो मैं इसको आपका यहाँ एंड करती हूँ। मेरे ख्याल से जो आपके क्वेश्चंस हो वो ले लें तो ज्यादा अच्छा है, राइट, क्योंकि ये बहुत सारे मैडम थैंक यू वेरी मच। सब्जेक्ट बहुत बड़ा था लेकिन आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको, मैडम ये प्रेजेंटिंग बटन बंद कर दीजिए। हाँ, वही कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़े सब्जेक्ट को आपने गागर में सागर भरने वाली बात करी है। आज एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन होता अगर हम आपस में इंटरेक्ट करते तो, बट इट वाज एन एजुकेशनल सिस्टम शेयर नो डाउट। इससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय रूप सिंह जी को आमंत्रित करूं, एक सूचना है। मैडम ने जो आज हमको बताया राइट टू सर्वाइवल, जो सबसे बेसिक राइट है बच्चे का, तो राइट टू सर्वाइवल से मिलता जुलता एक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट भी है। अगले सप्ताह हम उसी विषय पे बात करेंगे फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास आता है 20 हफ्ते तक का अगर गर्भ है तो उसको किसी की इजाजत नहीं लेनी होती है, लेकिन मेडिकल में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल एक डॉक्टर उसके बारे में क्या सोचता है, इस विषय पे हम अगले सप्ताह एक डॉक्टर से ही ये जानने चाहेंगे, एक वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी राय जानेंगे हम इस बारे में और क्या हमको उसमें करना चाहिए। ये सारी बातें हम अगले सप्ताह के वेबिनार में जो जानेंगे, तो आप सभी लोग जुड़िए। आदरणीय रूप सिंह जी से निवेदन है कि आज के वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित करें, फिर हम क्वेश्चन आंसर जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही मेरी? आ रही है। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर मोना प्रोहित जी ने जो हमारे आपने शुरू में कहा था कि संविधान देश की आत्मा होता है और बिना उसके कोई चीज संभव नहीं है, तो पहले तो सर एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा ये स्क्रीन दिख रही है कि आपको इस आत्मा की? दिख रही है सर ये आत्मा सर हम दिल्ली से लेकर आए हैं और आप लेकर के आए हैं। मुझे पता चला एक बार रविशंकर जी का कार्यक्रम चल रहा था और उन्होंने कहा था कि कानून के विद्यार्थियों के पास में ये गीता होना चाहिए, तो सर इस गीता को हम लेकर के आए और हमारी मैडम ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ाया है। ये मेरी गाइड रही है, मैंने इनके अंडर पीएचडी की है और इन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया है। धन्यवाद डॉक्टर मोना प्रोहित जी का मेरी अब गाइड है, उनका नाम ले रहा हूँ। सर एक लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं उसको सुना करके फिर आभार व्यक्त करूंगा। अब्दुल कलाम आजाद, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये आकार,
सब उसके हैं, बनाए उसने, तीनों लोग समाये उसमें, फिर भी रहता है वो है एक छोटे से तालाब और तल में। इतना विस्तृत संविधान जिससे देश का पूरा कानून चलता है। कितने कानून हमारे देश में बने हुए हैं, लेकिन जो मुझे मालूम है और मुझे पढ़ाया गया है संविधान में मैडम ने, कि एक एक शब्द, प्रेम्बल का एक एक शब्द जो है वो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बसती है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के है, एक शब्द में आत्मा के है, कानून का एक शब्द का इंटरप्रिटेशन इस संविधान में है। और जितने भी कानून बने हैं हमारे, अभी जितना कितना बहुत विस्तृत मैडम ने बता दिया, मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं बची हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम ने तो क्या नहीं किया मैडम, आपने एक किताब लिखी, किताबें तो बहुत लिखी है, एक मेरे पास आपकी लिखी हुई किताब है वर्ल्ड लाइफ लॉज, ये देखिएगा, दिख रही सर, ये डॉक्टर मोना प्रोजी ने लिखी है, और भी लिखी है, प्रॉपर्टी उस पर भी लिखी हुई है। एक्चुअली क्या है कि मैडम के पिताजी फॉरेस्ट में थे और मुझे लगता है मैडम को प्रकृति से बहुत प्यार है, एसडीओपी थे, और मुझे लगता है इनका बचपन इस जंगल में और इनके बीच गुजरा हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले ये किताब लिखी हुई थी, बताया था कि रूप सिंह इस चीज से हमारा बहुत अटैचमेंट रहा है, होता है निश्चित तौर पे। आज टीचिंग के क्षेत्र में उनका एक ला के क्षेत्र में विख्यात है, और देश में विदेश में तमाम सारी जगह, चूंकि आपने उनका परिचय पहले ही करा दिया है। मैडम का जो 20 साल का टीचिंग का अनुभव है, 20 साल में उन्होंने 17 लोगों को तो पीएचडी करा दी है, कितनी बुक्स लिख दी हैं, कितने वर्कशॉप कर दिए हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उनका आना जाना लगा रहता है। और आज भोपाल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में मैडम ने क्या नहीं किया। जब हम लोग पढ़ते थे तो मुझे लगता है उस समय ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, और हमको इस बात का गर्व है कि जिस बिल्डिंग में आज मैडम एचओडी हैं, डीन है वहां की, उस बिल्डिंग को हमारे सामने बनी हुई थी, उसकी दीवारों को हमने पानी दिया हुआ है, और फक्र है कि मैं वहां से पढ़ के निकला हूं और मैडम वहां की एचओडी हैं। तो इन तमाम सारी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसमें जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मैडम से ये सुना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहते हैं संविधान तो पढ़ना ही चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हम पूरा संविधान नहीं पढ़ पा रहे तो हमको वेयर एक्ट ही पढ़ना चाहिए, जिससे हमको एक मोटा मोटा ये पता चलना चाहिए कि वास्तव में हमारे क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है। एक्चुअली ऑलवेज राइट्स की बात जो होती है ना, वो ना हो करके हमको ड्यूटीज की भी होना चाहिए, हमारी अवेयरनेस की भी बात भी होनी चाहिए। क्योंकि राइट्स तो होते ही हैं, बट जब तक हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो कानूनों का पालन नहीं होता है। जो लिखा होता है सब चीज सबको मालूम नहीं होते हैं, बहुत कानून है, बट मोटा मोटा हमको जरूर देखना चाहिए कि अगर हमारी कोई फ्रीडम है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और सभी समाज इससे अच्छे तरीके से बनता है, संस्कारों से बनता है। कानून सब कुछ नहीं होता, संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कानून तो एक मर्यादा है कि हम कहीं कोई गलत काम ना करें। हमसे कोई गलत काम होता है तो समाज में ऐसा ना हो, उसके लिए एक पनिशमेंट होता है, इसके लिए न्यायालय होते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अध्यक्ष जी कनेक्ट हैं क्या इससे कि बाहर हैं? हेलो, अध्यक्ष जी हैं, कनेक्टेड है। अच्छा, जी सर, तो उनसे भी 2 शब्द ले लीजिएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से जो आभार व्यक्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। और आगे और कुछ अच्छा हो इसके लिए आप बताइए। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। मुझे लगता है कि आदरणीय रूप सिंह जी ने